कार्य होता क्या है, कार्य क्या होता है, क्यों जरूरी होता है कार्य। जब हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य वे सभी गतिविधियों से है जो किसी उद्देश्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। आप कोई कार्य करते हो, मान लो खाना खाते हो, खाना खाना भी क्या है, कार्य है ना, उसका उद्देश्य क्या है, पेट भरना, भूख लगी इसलिए खा रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, कार्य कर रहे हो ना, क्या उद्देश्य है उसका कि अच्छा रिजल्ट आए। आप घूमने जा रहे हो ना, किस लिए, क्या आपका उद्देश्य क्या है घूमने जाने के लिए, मनोरंजन के लिए घूमने जा रहे हो। तो जब आप कोई ना कोई कार्य करते हो ना कोई ऐसी गतिविधियां करते हो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, उसको कार्य कहा जाता है। ठीक है, कार्य के उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरी होता है कार्य भाई। नौ व्यक्तियों की आजीविका का साधन होता है कार्य। अब मान लो कोई आईटी प्रोफेशनल है, वो जॉब कर रहा है, वो क्या है, उसका उसकी आजीविका है ना, चला रहा है ना। कार्य स्वयं की पहचान विकसित करने का, स्वाभिमान बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। विराट कोहली है, विराट कोहली क्या करता है, वो खेलता है, स्किल है उसके पास, कार्य करता है, वो क्या करता है, गेम का खेलता है। और जब वो गेम खेलता है तो क्या करता है, उसकी पहचान बनी हुई है ना वो उस कार्य से। ठीक है, नरेंद्र मोदी है, वो क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका काम क्या है, उनके उस काम से लोग जानते हैं ना उनको। इस तरीके से कार्य करने से आनंद आता है। कार्य, जो कार्य है वो पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। अब मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, उसके पास वो पोस्ट भी है, ठीक है, उसके पास पावर भी है और उसके पास कंट्रोल भी है, इस तरीके से। ठीक है, कार्य द्वारा हमें आर्थिक लाभ होता है। देखो कोई भी जो है, जो भी किसी कोई कार्य करता है, चाहे मैंने कितने भी एग्जांपल्स दे दिए हैं आपको, उससे उसको प्रॉफिट होता है, आर्थिक लाभ तो जरूर मिलता है। आर्थिक लाभ कैसे, वो उसको सैलरी आती होगी, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उससे प्रॉफिट आता होगा उसको, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, कार्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, आयु व लिंग हो सकती है, अवसर की सुलभता हो सकती है, वैश्वीकरण हो सकता है, भौगोलिक स्थिति हो सकती है, वित्तीय लाभ हो सकता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है, बच्चों मेरे प्यारे गुलाब जामुन, पपीता, अनार, मेरे प्यारे बच्चे, अनार के दाने, क्या होता है पता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली क्या करती है, ये आप क्या करोगे, फैमिली का बिजनेस तो आप बिजनेस रन करोगे, कोई जॉब करते हुआ रहे तो हो सकता है आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब की सर्विस की तैयारी करो, उस तरीके की बात हो जाती है। ठीक है, फिर आता है अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य होता है क्या है, वह कार्य जो समाज व अन्य लोगों के लिए उपयोगी है, जिम्मेदारी किससे की जाए और आनंददायक को अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। अर्थपूर्ण कार्य, अब तुम कहो कि भैया अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। अर्थपूर्ण कार्य भैया सिंपल सी चीज है, वो कार्य जो जिम्मेदारी से किया जाए, जिम्मेदारी से करने का काम अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है, जिसमें आनंद है। अर्थपूर्ण कार्य में क्या होता है, व्यक्ति की आत्मविश्वास और महत्व जागृत करता है, व्यक्ति के विकास में योगदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्वयं के जीवन की, समाज की परिस्थितियों को सुधारने में योगदान देता है कि आप किस तरीके से अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। जब आपके पास कोई जिम्मेदारी होगी तो आप उसको पूर्वोपर तरीके से करोगे, बहुत अच्छे तरीके से करोगे, तब आप उसको एक अर्थपूर्ण कार्य बोला जाएगा ना। अब मान लो आपको जिम्मेदारी दी जाए कि एक 10,000 रुपये दे दिए जाए और बोला जाए ये काम है तुम्हें, इसको कहीं किसी के पास पहुंचाना है, तो जब आप किसी को पहुंचाओगे तो वो एक अर्थपूर्ण तरीके से जिम्मेदारी के साथ पहुंचाओगे ना, आपको मजा आएगा उसको करने में कि हाँ मुझे किसी ने जिम्मेदारी दी है, मैं लेके जा रहा हूँ उस चीज को, वो चीज होता है। कार्य क्या होता है, आर्य आजीविका और आजीविका, कुछ भी हो सकता है। जीविका की बात करें, जीविका का अर्थ होता है साधन और व्यवसाय से, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जीविका की सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर नए कौशल सीखता है, नई जानकारी प्राप्त करता है, अपनी क्षमताएं बढ़ाने व चुने हुए क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करता है और हमेशा तत्पर रहता है। जीविका एक जीवन प्रबंधन संकल्प है जिससे जीवन के पर्याप्त विकास होता रहता है, जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। देखो जीविका क्या है, जीविका साधन और व्यवसाय से होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भैया आपके पास कोई जीविका का साधन होगा तभी तो आप जियोगे। कोई मौची है, उसके पास जीविका का साधन क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई फल वाला है, उसके पास जीविका का साधन क्या है, वो फल बेच रहा है। कोई किसान है, किसान आपकी जीविका का साधन क्या है, कृषि करते हैं। तो ऐसी वो चीज होती है। ठीक है, हमेशा निरंतर नए कौशल सीखता है और नई जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के लिए हमेशा अपडेट रहता है, वो अपडेट होता पड़ता है उसको। जब तक वो अपडेट नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक जीवन प्रबंधन संकल्प है जिससे जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। अब मान लो जैसे अभी पहले क्या होता था, देखो आपको मैंने इसके सबसे अच्छे तरीके समझाता हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। पहले हमारे ना दादी जो थी
आज भी कई घरों में मम्मियाँ ऐसी हैं जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता, तो वो सीख रही है ना, वो विकास कर रही है ना, डेवलपमेंट कर रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, फेसबुक चला रही है, रील्स बना रही है। तो वो चीज़ है। आजकल रील्स तो ऐसी वायरल हो रही है कि जो 90-80-80-90 साल की जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी वायरल्स हो रहे हैं। तो वो क्या, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी नई चीज़ें सीखी ना, डेवलपमेंट करा ना, विकास करा ना, उस चीज़ को जीवन अपरांत चलने वाली विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। आजीविका क्या है? आजीविका क्या होता है? आजीविका के अंदर नौकरी, व्यवसाय, अन्य कार्य आते हैं जिनके द्वारा हम धन अर्जित करते हैं। ठीक है, और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसको आजीविका कहा जाता है। आजीविका में सबसे बड़ी चीज क्या है? उसमें हम धन अर्जित करते हैं। आजीविका में धन अर्जित करते हैं हम लोग। ठीक है, जीविका क्या हो जाती है? करियर हो जाती है, इक्वल टू आजीविका नौकरी हो जाती है। अब क्या होते हैं? अपने क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की इच्छा होती है आजीविका में। नौकरी में आनंद लेते हैं, जीवन को बेहतर बनाना, नए कौशल सीखना चाहते हैं, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ठीक है, आजीविका में क्या चाहिए? हमेशा नई चीजें सीखना है, लर्न करना है। अब मान लो आप आईटी प्रोफेशन में कोई काम कर रहे हो, आप एमएनसी में कर रहे हो, पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, हाथ से काम करते थे, सारा जो भी डाटा एंट्री वगैरह होता था। अब कंप्यूटर वगैरह आ गया, अब कंप्यूटर वगैरह आ गया तो वो अपडेट हो गया ना, नई चीज सीखने की स्टार्ट होगी ना। अब एआई आ गया है, एआई में प्रॉम्प्ट डालते हो आप, बहुत सारी चीजें डिटेल्स आ जाती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, ये जो परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प का चित्रकला है ना, ये चीजें देखते हैं। जैसे ये है, ये चन्नापट्टनम कर्नाटक की हस्तशिल्प है, ये शीला हस्तशिल्प है उड़ीसा की। ठीक है, ये बरली महाराष्ट्र की है चित्रकारी। ये कठपुतली जो है वो राजस्थान की सिस्टम होता है, कठपुतली वाला कॉन्सेप्ट। धन अर्जित करने के लिए क्या कार्य किए गए हैं? धन अर्जित करने के लिए किए गए कार्य, नौकरी के रूप में कार्य रोजगार संतुष्टि अर्जित आय से होती है। जीविका के रूप में कार्य नौकरी का संतोष कार्य से प्राप्त उपलब्धियों और नौकरी से मिली तरक्की से होता है। जीविका रुचि व पसंद का जीविका के रूप में कार्य, अपने पसंद मनपसंद कार्य को जीविका के रूप में सफल रूप से पूरा करने में ही व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है। अब मान लो एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, भारत के परंपरागत व्यवसाय की बात कर लेते हैं। भारत के परंपरागत व्यवसाय क्या है? ये ना बहुत प्राचीन सदियों से चले आ रहे व्यवसाय हैं जो देश की संस्कृति कला को बताते हैं, और ये परंपरागत व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे कृषि कार्य, कृषि कार्य की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कृषि की बात करते हैं, तो भारत में जो 70% लोग हैं वो गांव में रहते हैं और कृषि पर निर्भर है। देश के अधिकांश भागों में किसान शहरों में बेचने के लिए नकदी फसल उगाते हैं। नकदी फसल मतलब जिसको हम कैश क्रॉप कहते हैं, कैश क्रॉप्स, सारी फसलें नकदी फसल हो सकती हैं। आर्थिक महत्व वाली फसल जैसे चाय, कॉफी, इलायची, रबड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले में सहायक होती हैं। भारत के विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी व काली मिर्च में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। एक शायद एक कंपनी है अमूल करके, वो एक ऐड चलाती है, अटरी बटरी, अमूल अटरी बटरी दूध। उसमें एक सॉन्ग आता है, 2-3 लाइनें आती हैं कि दूध की नदियां बहती हैं, इस तरीके से। तो भाई हमारे यहाँ दूध सबसे ज्यादा उत्पादनों में से एक करने वाला देश है। हल्दी, काली मिर्च। ठीक है, दूसरा जो परंपरागत व्यवसाय है वो है मछली पकड़ना। भारत की एक बहुत बड़ी जो बॉर्डर लाइन है वो तट रेखा से लगती है, जिसके कारण हम मछली पकड़ना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय है, और आज से नहीं काफी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, काफी टाइम से चलता आ रहा है, और इस चीज को ध्यान में रखते हैं। दूसरा है हस्तशिल्प। ठीक है, हस्तशिल्प अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, हस्तशिल्प मतलब होता क्या है? हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब होता क्या है? जो हाथ से बनी हो, हाथ की कला या हाथ से बनी हुई कला। ठीक है, जैसे उड़ीसा की 16 शिल्प, कर्नाटक की चन्नपट्टनम मूर्तियां, महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला, राजस्थान की कठपुतली शिल्प, और केरल की नारियल शिल्प, और असम की बांस शिल्प। आपने देखा होगा कि असम के अंदर वो बांस से बहुत सारी चीजें बना देते हैं, टोपी बना देते हैं, बैग बना देते हैं। ठीक है, नारियल से, केरल के अंदर नारियल से नारियल की रस्सी बना देते हैं, जटाओं से, खोपड़े से जो बचता है उससे कटोरी टाइप का कप वगैरह बना देते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बुनाई व काशिदकारी, बुनाई भी एक बहुत ज्यादा वो है, प्रसिद्ध है भारत के लिए। महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, वस्त्रकला, काशिदकारी परंपरागत परिधान है जो विशेष क्षेत्रीय जलवायु व जीवन शैली के लिए उपयुक्त है।
फिर आती है भैया पाक प्रणाली। पाक प्रणाली का कॉन्सेप्ट, भोजन, फूड, स्ट्रीट फूड से 5 स्टार होटल तक व्यवसाय है, व्यक्तियों को रोजगार का साधन है। भारत में अनेक परंपरागत व्यंजन और मिर्च मसाले बहुत से देशों में मांग करती है। भारत ना एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। हम बहुत बड़े मार्केट को, बहुत सारे देशों को अपना मसाला बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। चित्रकला, भारत में कलाकारों व शिल्पकारों को बड़ा हिंदू और मंदिर और राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर वास्तुकला विभिन्न शैलियां देखने को मिलती हैं इस तरीके से। पत्थरों पे कुशलता, ठीक है, ये बांस की टोकरी है एक तरीके से देखा जाए तो। अब हमें सुधार की आवश्यकता क्यों है भारतीय परंपरागत व्यवसाय को? आवश्यकता क्यों है? हमें क्यों जरूरी है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल व्यवसाय हैं, ट्रेडिशनल चीजें, उनको बनाए रखें? तो वो चीजें स्वदेशी ज्ञान को बनाए रखने के लिए, विदेशी मुद्रा व आय का उत्पादन का स्रोत बढ़ाने के लिए, जीविका अवसरों को व्यापक क्षेत्र होनी चाहिए, अपनी संस्कृति और विविधता को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यकता है। हम भूल जाएंगे अपना कल्चर क्या होगा। वो सारी चीजें हमें अपनी चीज को बनाए रखने के लिए इस सारी चीजों की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद सुधार की आवश्यकता क्या है? प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए, हमेशा अपडेट रहना चाहिए, न्यू डिजाइन लेके आनी चाहिए। पर्यावरण में जो रॉ मटेरियल होना चाहिए वो पर्यावरण के हित में होना चाहिए। ठीक है। संरक्षण होनी चाहिए, नई पैकेजिंग की इस्तेमाल करना चाहिए, IPR होना चाहिए। ठीक है। परंपरागत ज्ञान का संरक्षण होना चाहिए। फिर आता है कार्य, आयु और जेंडर। क्या हो रहा है? सही नहीं हो रहा है? पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आउटपुट सही आ रहा है? लड़कियों वाले बस, और भी होंगे पता नहीं। लड़के कोई नहीं पढ़ते ना। कार्यकर्ताओं की आयु व लिंग के प्रति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण से देखता है। बच्चे, महिला, बड़ी आयु के वर्ग लोगों स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कार्य के संबंध में जेंडर के मुद्दे क्या होने चाहिए? जैविक और अनुवांशिक आधार पर मानव जाति को 2 जेंडर में बांटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे जेंडर की भी मान्यता दी थी। ठीक है। सेक्स या लिंग जो है वो वर्ग से संबंधित है। जेंडर सामाजिक पहचान से सिस्टम होता है कि जेंडर को हम किसी से सोशल वर्ड में यूज करते हैं। ठीक है। हमेशा हर एक समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती है कि जेंडर को किस प्रकार का व्यवहार व कार्य करने हैं, कौन सा महिलाएं क्या करेंगी, पुरुष क्या करेंगे, थर्ड जेंडर क्या करेगा। ये सारी चीजें समाज और संस्कृति बताते आई है भारत, हमेशा हर समाज की, ना सिर्फ भारत में। ठीक है। धन कमाने में सक्रिय भागीदारी व परिवार के संसाधनों में योगदान के बावजूद भी स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की समाज में मनाही होती है। कहते हैं पैट्रिज्म कंट्री होती है, पुरुष प्रधान समाज होता है, और उस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं फैसले नहीं लेती, वो धन भी अर्जित करती हैं, धन कमाने में भी सक्रिय भागीदारी है, पारिवारिक संसाधनों को संभालते हैं, लेकिन उनके डिसीजन लेने में उनको कई बार मना कर दिया जाता है। डिसीजन लेगा कौन? घर का पुरुष प्रधान। ये वो चीज है। समाज की मांग है कि इन्हें शिक्षित करें, सशक्त बनाएं और समाज में उचित स्थान व अधिकार दें। ठीक है। महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य को आर्थिक योगदान व उत्पादन गतिविधि की तरह महत्व देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से होता है। महिलाओं पर दोहरा भार भी होता है। समय के साथ साथ भूमिका और आचरण में परिवर्तन हो रहा है। महिलाओं में अब अर्थ व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेना शुरू कर दिया है। अर्थ मतलब पैसे कमाना, आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था। बहुत से उच्च पदों पर आसान है, परंतु उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे घर का अधिकांश कामकाज करें और घर परिवार की देखभाल करें। हमारे देश में तो महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बनी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अभी वर्तमान में भी महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। महिला आगे बढ़ा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर फोकस कर रहे हैं।
ठीक है। समाज में स्त्री पुरुष की अपेक्षित भूमिकाएं क्या होती है? स्त्री देखो, पुरुष क्या करेगा? पुरुष घर का मुखिया हो जाएगा, उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी, निर्णय की स्थिति होगी, क्या काम होगा। और स्त्री क्या करेगी? परिवार की देखभाल करने वाली होती है, घर चलाने वाली होती है, धन अर्जित करने में पुरुष की सहायता करती है, घरेलू कार्य करने वाली होती है, हर निर्णय के लिए पुरुष पर निर्भर होती है, भरण पोषण का कार्य था। भाई ये चलेगे वो दिन, आजकल चलेगे वो दिन, अब तो नीला ड्रम दिखता है सबको, ठीक है, समझ गए होगे, समझदार हो भाई। स्त्रियां और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे। श्रम बाजार में स्त्रियों की भागीदारी के अवसरों की कमी है, स्त्रियों की कमाई को पूरक और गौण माना जाना चाहिए। बाजार में पुरुष के समान प्रतिष्ठा, जेंडर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जेंडर भेदभाव होता है, पुरुषों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं, पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, पुरुषों को ज़्यादा काम मिल रहा है, लेकिन महिलाओं को कई बार अनदेखी कर दी जाती है। कार्यस्थल पर सुनिश्चित व सुरक्षा होनी चाहिए, मातृत्व लाभ और बच्चों की देखभाल के लिए सहायता होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के प्रयास भी किए गए हैं। क्या प्रयास किए गए हैं? समाज व परिवार द्वारा किए जाते हैं, कई सारे समाज हमारी सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को करते आ रहे हैं, हम लोग करते आए हैं, ठीक है। शिक्षित करना होना चाहिए, शिक्षित करते हैं, IAS IPS IIT सारे बन रहे हैं। घरेलू निर्णय में भागीदारी होती है, उच्च पदों और नौकरी के अवसरों में वृद्धि व स्वीकृति हो रही है, घरेलू कार्य का मूल्यांकन करना व आर्थिक उत्पादन गतिविधियां करना। घरेलू कार्य में परिवार का सहयोग करती हैं महिलाएं हर तरीके से बराबर हिस्सा देती हैं, बराबर योगदान करती हैं, बराबर सपोर्ट करती हैं पुरुषों को। ये हमें बहुत बड़ी धुंधली में रखा गया है कि महिलाएं के पास बुद्धि नहीं होती। भाई ऐसा कुछ नहीं है, पिछले कई सालों से UPSC में महिलाएं टॉप रैंकर्स आ रही हैं, पिछले कई सालों में बोर्ड्स के रिजल्ट में महिलाएं जो लड़कियां हैं वो टॉप होते हुए आ रही हैं। एक हमें एक ओझल पट्टी पटाई गई कि महिला डिसीजन मेकिंग नहीं होती, बट रिजल्ट तो ये है कि महिलाओं का डिसीजन सबसे सुप्रीम होता है, सबसे अच्छा होता है। हर एक इंसान को ये बात ना, आपको मैं सच्ची बताता हूँ, एक लड़का जब परेशान होता है ना तो वो किसी एक स्त्री के साथ ही सहयोग मांगता है, उससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मांगता है। किसी अब इसको तुम बेस्टी कह लो, बेस्ट फ्रेंड कह लो, ठीक है, प्रेमिका कह लो, घरवाली कह लो, कुछ भी कह लो, एक मम्मी कह लो, महिलाओं का डिसीजन जो होता है ना वो सुप्रीम होता है। इस चीज का मेरा मानना है, आपका पता नहीं आप क्या मानते हो, ठीक है। सरकार द्वारा क्या कर रहे हैं? सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? सरकार ने क्या करा है महिलाओं के द्वारा? देखो हम एक देखते हैं, संवैधानिक समानता दी है। अनुच्छेद 16(1) में समान रोजगार के अवसर व समान वेतन सबको मिलता है। कार्यस्थल पर शिशुदान होना चाहिए। महिला अगर वहाँ पे धारा 1948 फैक्ट्री अधिनियम के 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ पे एक शिशु सदन होना अनिवार्य है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल प्लानिंग एजेंसी का गठन किया गया जो समान परिश्रम पर अब काम करती है। आरक्षण व कार्य के स्तर पर सुरक्षा कर दी गई है। समस्याओं को सुलझाने हेतु महिला प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है, ठीक है। मातृत्व लाभ की होती है, वहाँ पे कई सारी सरकारी योजनाएं चल रही है, कस्तूरबा गांधी बाल विकास बाल विद्यालय, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये चीज है। महिला सशक्तिकरण के उदाहरण, एक वो महिला है हमारे यहाँ पे, एक उद्यमी है किरण मजूमदार साहब, ठीक है। इन्होंने एक फैक्ट्री एक इंडस्ट्री बनाई थी, इसको बोला जाता है वायकॉन इंडिया लिमिटेड। अध्यक्ष और डायरेक्ट MD हैं, प्रख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट जीवन कार्ल्टन एंड यूनाइटेड वेब्रेशन में स्टार्ट करी थी। 1978 में अपने वायकॉन इंडिया करके इन्होंने कंपनी बनाई और वहाँ से प्रतिष्ठित प्राप्त करें। 1989 में इनको पद्मश्री की उपाधि मिली। 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किरण बेदी कैसे भूल सकते हो आप? किरण बेदी जी भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर। इंदिरा गांधी को कैसे भूल सकते हो आप? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को कैसे भूल सकते हो आप? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। बहुत एग्जाम्पल है, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, ठीक है, कैसे भूल सकते हो आप? ये महिला सशक्तिकरण का। रानी लक्ष्मीबाई, हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो पहले से महिलाओं को रानियों का दर्जा दिया जाता था।
महारानियों का दर्जा दिया गया है पहले से। पद्मावती, उन्होंने क्या डिसीजन किसी और से पूछ के लिया था क्या? नहीं ना, ठीक है। वो चीज है, जितना हम महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देते हैं उतना हमें लड़कों की शिक्षा पे भी तो ध्यान देना चाहिए। हमें बताना चाहिए ना कि लड़कों के लिए, अपने बच्चों के लिए कि क्या अच्छा है क्या गलत है। बचपन में तो खूब सिखाया बैड टच गुड टच, बड़े होके सिखाओ ना कि दूसरे की लड़की भी बहन होती है किसी की, वो भी तुम्हारी बहन है, सिखाओ ना। लड़कियों को भी सीखने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, लिज्जत पापड़, अगर किसी को याद हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज के टाइम पे। शुरुआत में 7-8 महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था 1959 में। आज वर्ल्ड, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसकी फैक्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, FMCG में का नाम है लिज्जत पापड़। कई हजार साथी सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराती है। करोड़ों में ग्रामीण उद्योगों को कई पुरस्कार मिले। खाखरा, मसाला बड़ी, डिटर्जेंट, चपाती, केक, कई अन्य उत्पादक भी शामिल है। फिर वो एक विश्वविद्यालय आ जाता है, कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय KJB, ठीक है। इसकी 2004 में स्टार्ट की गई थी समग्र शिक्षा के अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। भारत सरकार के कानून RTE, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करने में फायदा दी। कौन है? अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के लिए, जो बीच में करीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए, जो विद्यालय नहीं गई या फिर छोड़ दी गई उनके लिए हॉस्टल वगैरह कराती हैं, देते हैं। जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए एक सुरक्षित माहौल, शिक्षा उपलब्ध कराना है। BPL परिवार, उन लड़कियों के लिए जो बीच में स्कूल छोड़ देती है, उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। बालिका शिक्षा दर को बढ़ाना है, राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत में इस योजना का प्रारंभ किया था। 2005 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अभी बीच में, ठीक है, 3 मिनिस्ट्रीज के साथ है, एक महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या था? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। कन्या भ्रूण हत्या, जन्म लेने से पहले मार देना, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है, बट ये इलीगल है, करवा मत लेना आप लोग कभी भी। इन फ्यूचर में पकड़े गए ना तो लैब पे तो कानूनन सजा होगी बंद होगी, और आपको भी जुर्माना, और एक आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा इस चीज को लेकर। बालिकाओं को शिक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षाओं के साथ बेटियों का अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। सबसे बड़ी बात है कि जेंडर रेशियो, लिंग अनुपात में सुधार लाना। समग्र कौशल, जब हम आजीविका के लिए जीवन कौशल की बात करते हैं तो जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों की प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए बनाते हैं। ये जीवन पर्यंत काम आते हैं, विषम परिस्थितियों में उभरने के लिए व्यक्ति के लिए सामर्थ्य होती हैं। ये लोग स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहन देने में सहायता होते हैं। ये समुदाय व समाज के विकास के लिए भी आवश्यकता होती है। इन कौशलों को अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति का ज्ञान, अभिव्यक्ति और मूल्य व्यक्तियों को जीवन कौशल विकसित करने में असमर्थ बनाते हैं, नकारात्मक अनुचित व्यवहार को रोकते हैं, ठीक है। अब ये 10 कुछ ऐसे काम, 10 वो है कि क्या कर सकते हैं। स्व जागरूकता, निर्णय लेने की क्षमता, मनोभावों से जूझना, अंतर व्यक्तित्व संबंध, आलोचनात्मक चिंतन, संप्रेषण, सृजनात्मक चिंतन, पुरानुभूति, समस्या सुलझाना, तनाव से जूझना, ठीक है। उत्पादकता पूर्ण कार्य क्या होते हैं? उत्पादकता पूर्ण कार्य क्या होता है? उत्पादकता पूर्ण कार्य जब हम बात करते हैं, कौन सी प्रक्रिया कौशल चाहिए होती है? पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, कौशल, अनुभव, जोश व उत्साह, प्रवीणता से कार्य हम कर रहे हैं तो उत्पादकता बढ़ सकती है। प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए, हमें अपने क्षेत्र से संबंधित उपकरण और पर्यावरण नीतियों को सीखना चाहिए, हमेशा अपडेट रहना चाहिए, नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए, कड़ी मेहनत व लाभ से सभी आवश्यक कौशलों को सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, स्पष्ट संप्रेषण होना चाहिए, बातचीत स्पष्ट होनी चाहिए, मिलजुल कर काम करना, सहयोग की भावना होनी चाहिए, एकाग्रता, सतर्कता होनी चाहिए, ठीक है।
कुछ नया करना और विवेचनात्मक मूल्यांकन करना, वो वाली बात होनी चाहिए। सुकार्यकी क्या होता है? ऑर्गोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाया। एर्गोन काम होता है, नॉमिक्स मतलब प्राकृतिक नियम होता है। ठीक है, इसे मानव कारक अभियंत्रिक ह्यूमन फैक्टर इंजीनियर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। सुकार्यकी मानव और मशीन का सामंजस्य है। सुकार्यसी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति जीव विज्ञान के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति और उनकी आवश्यकता, उपकरण और गतिविधियों और पर्यावरण उनके अंतर संबंध को समझकर कार्य व कार्यस्थल को सुविधाजनक बनाया जाता है। ठीक है, जिसका कार्य दक्षता बढ़ती है। सुकार्यकी के उद्देश्य क्या होते हैं? कार्यस्थल व कार्य के उपकरणों को कार्यकर्ता की आवश्यकता के अनुसार सुविधाजनक बनाना, कार्यकर्ताओं की दक्षता व उत्पादकता को बढ़ाना, ये मैप है उसका। क्या? औद्योगिक मनोवैज्ञानिक, कार्यस्थल में प्रेरणा, मानव शरीर का आकार व माप, जैव यांत्रिकी, पेशीय कंकाली वगैरह, शरीर क्रिया विज्ञान, कार्य की अवधिक मुद्रा और शारीरिक क्षमता, ये सुकार्यकी के स्तंभ है। ठीक है, सुकार्यकी के लाभ क्या होते हैं? वो कह रहे इस समय उत्पादन बढ़ना होता है, त्रुटियां कम करना हो जाता है, चोट व दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना हो जाता है, कार्य दक्षता बढ़ना हो जाती है, तनाव कम करना, कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर बनाना हो जाता है, रोजगार संतुष्टि में वृद्धि होती है। ये होते हैं सुकार्यकी। ठीक है, फिर आता है उद्यमिता। उद्यमिता क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? वो कह रही कि एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पादन व सेवा स्थापित करने का कार्य होता है। वह व्यक्ति होता है जो नए उत्पाद या सेवा को एक उद्यम या फिर व्यवसाय के रूप में देता है। ठीक है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स चल रहे हैं नए नए, उस तरीके की हम बात आ जाती है। नवप्रवर्तक रचनात्मक, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है उद्यमी। उद्यमी संसाधनों को अपनी कुशल बुद्धि से जुटाता है और उन्हें जीविका के लिए लक्ष्य बनाता है कि किस तरीके से वो अपनी जीविका अर्जित कर सकता है उनसे। लक्षण क्या होनी चाहिए? कड़ी मेहनत की इच्छा,